जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ होता है कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें लगता है कि अब युद्ध होने वाला है किंतु होता नहीं है। इसकी परिभाषा के लिए आप ये कह सकते हो कि वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 तक रही, उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था और विश्व युद्ध के अंत होने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, एक तनाव बन गया था जिसकी वजह से लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाएगा। तो वही स्थिति जो कहलाई उसे शीत युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ना ही कोई गोली चली और ना ही किसी का रक्त बहा। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी। पहले की जो दो महाशक्तियां थी ब्रिटेन और फ्रांस, उनका पतन हो गया था और दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ का उभर के आना शीत युद्ध का कारण था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था जो पूंजीवादी देश था और दूसरी तरफ सोवियत संघ जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा था रूस, जो कि साम्यवादी विचारधारा वाला देश था। इन दोनों की विपरीत विचारधाराएं थी और अपनी विचारधारा का प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी डालना चाहते थे। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में होती है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। किंतु शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे, आज हम इसे ही जानेंगे। तो शीत युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ, इसका पहला कारण है विपरीत विचारधारा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, एक सोवियत संघ रूस जिसे कहा जाता है और दूसरा अमेरिका महाद्वीप का संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्र था जो 1917 में बना था और दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका चाहता था कि उसकी विचारधारा पूरे विश्व में फैले और दूसरी तरफ सोवियत संघ चाहता था कि उसकी विचारधारा वाले भी अन्य राष्ट्र उपस्थित। तो इन दोनों महाशक्तियों की विपरीत विचारधारा ने इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से एक और युद्ध का संकट मंडराने लग पड़ा। दूसरा कारण था ऐतिहासिक कारण। अब जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इन दोनों के मामले में भी देखा जाए तो उसी दिन युद्ध नहीं हो गया जिस दिन कोई घटना घटी। उससे कई समय पहले से ही बारूद का ढेर लगता जा रहा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और सारा का सारा समग्र विश्व इसमें झुलस गया। उसी प्रकार से शीत युद्ध का आरंभ तो 1945 से माना जाता है, किंतु इसकी नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई तो उस साम्यवादी विचारधारा अस्तित्व में आ चुकी थी और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे राष्ट्रों ने इसे 1924 और 1933 में ही मान्यता प्रदान कर दी थी। इससे साम्यवाद को बढ़ावा मिला और भविष्य में साम्यवाद ने ही पूंजीवाद को चुनौती दी। शीत युद्ध का तीसरा कारण था द्वितीय मोर्चे का ना खुलना। द्वितीय मोर्चा अर्थात जर्मनी बीच में था जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी। उसके एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ रशिया था। दोनों ही दोस्त थे, फ्रांस और रशिया, लेकिन जर्मनी जो है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा क्षमता जो है वो रूस को हराने में लगा रहा था। उस समय रूस की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि बहुत जल्दी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ता। इसलिए उसने अपने मित्र राष्ट्रों अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से यह आग्रह किया कि दूसरा मोर्चा यानी कि फ्रांस की तरफ से आप युद्ध करना शुरू कीजिए और यहाँ से समस्या को टालिए। किंतु युद्ध के समय रूजवेल्ट और चर्चिल ने इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया और रूस को इनकी मित्रता पर संदेह होने लगा। तो इसी कारण की वजह से चौथा कारण बनता है युद्ध के पश्चात मतभेद। युद्ध के समय रशिया को कोई सहायता नहीं मिली अमेरिका और अपने साथी देशों से, किंतु इसी की वजह से उसने भविष्य में ऐसा ना हो तो इसके लिए उसने यूरोप में अपने दोस्त खोजना शुरू कर दिए और उसके लिए सच्चा दोस्त वही हो सकता था जो उसकी विचारधारा को अपनाए यानी कि साम्यवाद को अपनाए। भविष्य में जर्मनी से सुरक्षा के लिए उसने अपने मित्र बनाने शुरू कर दिए यानी कि अपना प्रसार फैलाना शुरू कर दिया यूरोप में और अमेरिका जैसे देश इसको देख नहीं पाए और इन दोनों राष्ट्रों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। पांचवा कारण था सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर इसे माल्टा भी कहा गया है। याल्टा सम्मेलन में यह तय किया गया था कि जिस राष्ट्र के अधीन जो राष्ट्र आएंगे वहां पे वे निष्पक्ष चुनाव करवाएगा, किंतु सोवियत संघ ने ऐसा नहीं किया। सोवियत संघ ने बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में अपनी खुद की मनचाही सरकारें बनाना आरंभ कर दिया और इसी के प्रभाव से उसने चीन में मंचूरिया में अपनी साम्यवादी सरकार भी खड़ी कर दी। रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों को पसंद नहीं आया और इन दोनों के बीच में एक और मतभेद उत्पन्न हो गया। छठा कारण था शक्ति संघर्ष। अब दोनों शक्तियां चाहती थी कि विश्व में वे सर्वोपरि बने, विश्व में अपना वर्चस्व जमाने के लिए और भविष्य में उनके साथ कोई विश्वासघात ना हो, तो उसके लिए उन्होंने नए नए सैनिक संगठन बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो, कई प्रकार के अंजूज भी था एक, तो इस प्रकार के उसने सैनिक संगठन बनाए जिनका उद्देश्य था कि भविष्य में अगर एक भी राष्ट्र पर हमला होता है तो ये सारे मिलकर उस राष्ट्र के ऊपर हमला करेंगे। इसी की प्रतिक्रिया में सोवियत संघ यानी कि रूस ने पोलैंड की राजधानी वारसा में वारसा पैक्ट का निर्माण किया। वह भी एक सैनिक संगठन था लेकिन सोवियत संघ की ओर से। इसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई प्रतिक्रिया का जवाब देना था। इन सैनिक संगठनों के कारण विश्व में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि लोगों को लग रहा था अब तो युद्ध होके ही रहेगा। इसलिए शक्ति संघर्ष जो था ये भी शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था।
सातवां कारण था बाल्कन प्रदेशों में रूसी प्रभाव। रूस अब अपने लिए नए नए दोस्त ढूंढ रहा था, तो उसके लिए उसने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। साम्यवादी जो विचारधारा थी उसको फैलाना शुरू कर दिया और उन राष्ट्रों की साम्यवादी सरकारों को समर्थन देना शुरू कर दिया जो अमेरिका को रास नहीं आया, और अमेरिका ने इसका खुलेआम विरोध किया। आठवां कारण था ईरान से सोवियत सेना का ना हटाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये तय किया गया था कि अपनी सेनाओं को हटा दिया जाएगा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा किसी भी राष्ट्र पे जिस पे कब्जा किया गया है। ईरान पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा था, उसके उत्तरी भाग पर रूसी सेना का और दक्षिणी भाग पर अमेरिका और इंग्लैंड का। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी सेना दक्षिणी ईरान से हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान से अपनी सेना नहीं हटाई। जब इस विषय का विरोध किया गया तो यूनाइटेड नेशंस तक ये मामला गया और यूनाइटेड नेशंस ने सोवियत संघ की सेना को पीछे हटाया, लेकिन सोवियत संघ के इस बर्ताव से पश्चिमी देश नाराज हो गए। अगला कारण था यूनान एवं तुर्की पर सोवियत दबाव। 1944 में एक समझौता हुआ था जिसमें रूस ने यह मान लिया था कि यूनान पर इंग्लैंड का प्रभाव है, और इंग्लैंड का जब प्रभाव वहां पे स्वीकार कर लिया गया तो इंग्लैंड ने यूनान से साम्यवादी दलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। तो साम्यवादी राष्ट्रों का मसीहा जो सोवियत संघ था उससे ये देखा नहीं गया और उसने इसका खुलेआम विरोध किया और साम्यवादी सरकार बनाने का निर्णय कर लिया। सोवियत रूस ने यूनान में साम्यवादी दलों को समर्थन दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे गोरिल्ला वॉर चल गई, यानी कि छापामार युद्ध। इस प्रकार का विश्वासघात देखकर रूस ने तुर्की पर प्रभाव डाला कि वह उसे अपने राष्ट्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दे, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने इसका विरोध किया और यहाँ पर भी इनके हित टकराने लग पड़े। 10वां कारण था एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार। अब जिस रूस ने जर्मनी को पराजित करने में सहायता की, यानी कि जर्मनी की ज़्यादातर शक्ति जो थी वो रूस ने ही तहस नहस की थी, लेकिन हुआ क्या, पश्चिमी देशों ने यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने अपने न्यूज़पेपर्स में रूस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रूमैन जो थे ना, वो उपराष्ट्रपति को ये कह देते हैं कि आपको त्यागपत्र देना होगा क्योंकि आपने सोवियत संघ की तारीफ की है और इस तारीफ के माध्यम से आपने रूस की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों की इस हरकत से निराश होकर सोवियत संघ ने भी उनके खिलाफ प्रचार करना आरंभ कर दिया और यहाँ से वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनना शुरू हो गए। 11वां कारण था बर्लिन की नाकेबंदी। अब सोवियत संघ ने यह निर्णय कर लिया था कि उसे पश्चिमी देशों से अलग होना ही पड़ेगा। पूर्व और पश्चिम में विश्व बट गया क्योंकि रूस द्वारा सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी और उसको बीच में से डिवाइड कर दिया गया, बीच में दीवारें खड़ी कर दी। उसका पूर्वी भाग रशिया के अधीन आ गया और पश्चिमी भाग अमेरिका के। इस नाकेबंदी से कई परिवार बट गए और अमेरिका ने तो ये तक कह दिया कि यह विश्व शांति के लिए एक खतरा है। 12वां कारण था सोवियत संघ की लैंड लीज की सहायता का बंद किया जाना। लैंड लीज होता है कि आपने अपनी भूमि को किसी और को दे दिया, लेकिन सिर्फ 99 सालों के लिए। 99 सालों के बाद वे आपकी हो जाएगी और इन 99 सालों का खर्चा वो व्यक्ति देगा, तो वे लैंड लीज कहलाता है। अमेरिका ने सोवियत संघ को लैंड लीज पे दी थी युद्ध में सहायता के रूप में कि आप अपनी सेना को यहाँ पे विश्राम करवा सकते हैं, अपने अधीन रख सकते हैं और यहीं से आप मोर्चों को शुरू कर सकते हैं युद्ध के। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा युद्ध के बीच में ही ये अनुदान वापस ले लिया जाता है, यानी कि लैंड लीज की सहायता को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सोवियत संघ का नाराज होना तो स्वाभाविक ही था। 13वां कारण था विस्तारवादी नीतियां। दोनों महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ नए तरीके से अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे जिसमें उनकी मनचाही सरकार काम करे। वे दोनों ही अधिक से अधिक राष्ट्रों को अपने अधीन लाना चाहते थे और इस विस्तारवादी नीति के कारण ही वे दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हो गए। 14वां कारण था सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग करना। अब वीटो पावर जो थी वो यूनाइटेड नेशंस ने दी थी सोवियत संघ को। यूनाइटेड नेशंस कोई भी निर्णय लेता था तो उस पर वीटो द्वारा, वीटो मीन्स नो, तो वीटो द्वारा उसे रोका जा सकता था, चाहे भले ही बाकी की 4 शक्तियाँ जो है वह इससे सहमत हो, लेकिन अगर एक भी वीटो कर देती है तो उसे स्थगित कर दिया जाता था। सोवियत संघ ने वीटो पावर का प्रयोग 60 से भी ज़्यादा बार किया। इसकी वजह से पश्चिमी देशों की यह मान्यता हो गई कि सोवियत संघ जो है वो हमें सही तरीके से काम नहीं करने दे रहा है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। 15वां कारण था मार्शल योजना और कोमिकोन योजना। द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप का बहुत बुरा हाल हुआ था और उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए, या फिर ये कहें कि उन राष्ट्रों में पुनर्विकास करने के लिए अमेरिका द्वारा एक आर्थिक योजना लागू की गई जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना से अमेरिका ने यूरोप के राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की और वहाँ पे एक्चुअल में उसकी मंशा ये थी कि वहाँ पर उसकी मनचाही सरकारें फिर से उठने लग जाएं और वे राष्ट्र अमेरिका के समर्थन में आ जाएं। तो इसी से प्रभावित होकर सोवियत संघ ने भी एक कोमिकोन नाम का एक प्लान चलाया। इसकी भी मंशा यही थी कि युद्ध में जो क्षतिग्रस्त राष्ट्र हैं उनकी सहायता की जाए आर्थिक रूप से, लेकिन वहाँ पे अपना प्रभाव भी जमाया जाए और इसी के विपरीत अमेरिका के प्रभाव को कम किया जाए। 16वां कारण था कि युद्ध के समय पश्चिम देशों द्वारा रूस की अपर्याप्त सहायता की गई।
युद्ध में सहायता के नाम पर रूस को बहुत ही कम सहायता प्रदान की गई। युद्ध की शुरुआत 1939 में होगी थी, लेकिन उसके 2 वर्षों बाद इन्होंने रशिया की सहायता करनी शुरू की, और जो सहायता की भी वो पूरी युद्ध सामग्री का केवल 4% थी। वास्तव में तो पश्चिमी राष्ट्र ये चाहते थे कि रूस जो है वो जर्मनी के साथ लड़ लड़कर कमजोर हो जाए। एक और कारण था जिसमें सबसे जरूरी चीज हमें देखने को मिलती है कि एटम बम का रहस्य गुप्त रखना। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका और सोवियत संघ एक ही तो तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने एटम बम का रहस्य सोवियत संघ से छुपा के रखा। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी रीजन से छुपा के रखा था, क्योंकि कनाडा और इंग्लैंड को इसके बारे में पता था। एटम बम का तो पता ही तब चला जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 बम गिराए गए। एटम बम के बारे में अमेरिका ने रशिया से छुपा के रखा और रशिया ने इस बात को विश्वासघात माना, और इसी घटना के बाद रशिया की चिंताएं बढ़ गई और अपनी सुरक्षा के लिए उसने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करना शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि उसने परमाणु बम का भी निर्माण कर लिया। इसके बाद वह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि विश्व के सभी राष्ट्रों में शस्त्रों की होड़ लग गई। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता था और अपने पास ज्यादा से ज्यादा शस्त्र रखने का प्रयास कर रहा था। तो यही सारे कारण थे कि जिसकी वजह से शीत युद्ध आरंभ हुआ। अंत में आप ये कह सकते हो कि शीत युद्ध का आरंभ जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ, किंतु इसकी नींव द्वितीय विश्व युद्ध से भी पहले डल चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन और फ्रांस की कमर तोड़ दी, और अगर ब्रिटेन और फ्रांस की हालत खस्ता ना हुई होती तो अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने एक महाशक्ति ना होकर 3 और अन्य महाशक्तियां होती। लेकिन नियति ने 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ किया, और इन दोनों महाशक्तियों ने विश्व में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि हमें लगने लगा कि तीसरा विश्व युद्ध भी अब निकट है। किंतु भला हो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जिसने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को फिर से गुलाम होने से बचाया और एक ऐसे विश्व में कदम रखने से बचाया जिसकी नींव ही रेत से बनी थी। तो यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।